नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आलोक धनवा जी द्वारा रचित कविता पतंग के बारे में जानेंगे। कविता शुरू करने से पहले कवि का संक्षिप्त में परिचय जान लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आलोक धनवा का जन्म वर्ष 1948 में मुंगेर, बिहार में हुआ। इनकी पहली कविता जनता का आदमी वर्ष 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से उन्हें प्रसिद्धि मिली। दुनिया रोज बनती है उनका एकमात्र कविता संग्रह है। उन्हें राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान आदि प्राप्त हुए। आइए अब अपनी कविता शुरू करते हैं। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। और प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने प्राकृतिक परिवर्तन के साथ साथ बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती थीं, वे समाप्त हो गई हैं। तेज बौछारों और भादो माह की विदाई के साथ साथ ही शरद ऋतु का आगमन हुआ है। अब शरद का प्रकाश फैल गया है। इस समय सवेरे उगने वाले सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा होती है। कवि शरद का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि वह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। दूसरे शब्दों में कवि कहना चाहता है कि शरद ऋतु के आगमन से उत्साह और उमंग का वातावरण बन गया है। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य देखिए। कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत चित्रण किया है। बाल सुलभ इच्छाओं का अनूठा वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। मिश्रित शब्दावली का प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। उपमा, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का सुंदर प्रयोग यहाँ पर हुआ है। आगे देखिए। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं कि शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया है, यानी भादो महीने के जाने के बाद शरद का आगमन हो गया है और शरद के आने से आकाश बहुत मुलायम हो गया है। उसने आकाश को मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर उड़ सके। वह ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, यानी बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज व बांस की सबसे पतली कमानी से बनी हुई पतंग उड़ा सकें और बच्चे इन्हीं के सहारे अर्थात इस पतली कागज और कमानी से बनी हुई पतंग के माध्यम से स्वयं उसके साथ उड़ना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, पतंग यहाँ बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं का प्रतीक है। कवि आगे कहते हैं कि बच्चे चाहते हैं कि पतंग ऊपर उड़े और उनके उमंग भरे मन की किलकारियां एवं सीटियां शुरू हो जाएं। इसके साथ ही कवि तितलियों की नाजुक दुनिया की शुरुआत की बात भी करते हैं।
वास्तव में ये सभी बच्चों के कोमल मन और उनकी उमंग भरी इच्छाओं के बिंब हैं। काव्य सौंदर्य देखिए, कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत चित्रण यहाँ पर किया है। बाल सुलभ इच्छाओं का अनूठा वर्णन है। शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। मिश्रित शब्दावली का प्रयोग इन पंक्तियों में किया गया है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। उपमा, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। अगली पंक्तियां हैं, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। कपास का अर्थ यहाँ पर कोमल एवं नरम अनुभूति तथा लचीले शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो कि बच्चों का शरीर होता है। बेसुध का अर्थ है मस्त यानी तल्लीन। मृदंग का अर्थ है मीठी आवाज वाला ढोल। पेंग भरना यानी झूले झूलना। वेग का अर्थ होता है गति। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने बच्चों के कोमल एवं उत्साहित मन तथा उनके शरीर में व्यापक अक्षय ऊर्जा अर्थात कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा को रेखांकित किया है, यानी उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। कवि कहते हैं कि बच्चे तो जन्म से ही अपने साथ कपास जैसी कोमल भावनाएं एवं लचीला शरीर लेकर आते हैं। न केवल उनकी भावनाएं स्वच्छ, पवित्र एवं कोमल होती हैं, बल्कि उनकी शारीरिक सक्रियता भी देखते ही बनती है। कहने का भाव यह है कि बच्चों की जो चंचलता और वो बेचैनी जो उनके शरीर में होती है, जो उन्हें कभी न रुकने के लिए अर्थात वो जब बेसुध होकर उत्साहित होकर दौड़ते रहते हैं, उसकी ओर कवि ने यहाँ पर संकेत किया है। कवि कहते हैं कि वे हर समय भागते दौड़ते रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, जीवंत रहते हैं। वे कठोर पत्थरों एवं सतहों वाली छतों को भी मुलायम समझते हैं। आगे कवि कहते हैं, बच्चे इतने उत्साहित होते हैं कि वे दिशाओं को अपनी बोलियों से मृदंग की भांति झनकृत और कंपायमान करते हैं। यानी बच्चों की कोमल वाणी का यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। कोमल एवं लचीला शरीर लिए हुए ये बच्चे जब दौड़ते हैं तो कवि को उनका दौड़ना झूले के पेंग की भांति तथा डाल के लोचदार लहराव अर्थात जब हल्की सी हवा आने पर भी एक डाली लहराती है, उसकी तुलना बच्चों के दौड़ने से यहाँ पर कवि ने की है। कवि कहते हैं कि जब बच्चे दौड़ते हैं तो वो झूले के पेंग की भांति अर्थात उस डाली की भांति लहराते हुए प्रतीत होते हैं। वस्तुतः कवि यहाँ पर बच्चों की कम उम्र और उसके अनुरूप ही उनके शारीरिक ढांचे यानी उनके शरीर की लोच की ओर संकेत करना चाहते हैं। आगे देखिए प्यारे बच्चों, कवि ने इन पंक्तियों में बाल सुलभ इच्छाओं का अनूठा वर्णन किया है। मिश्रित शब्दावली यानी तत्सम, तद्भव और उर्दू शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। खड़ी बोली में कवि ने बड़ी सहज अभिव्यक्ति की है। उपमा, अनुप्रास, मानवीकरण अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। बिंब योजना सार्थक एवं सटीक है, जैसे दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, डाल की तरह लचीले वेग से आदि एकदम नए और प्रभाव उत्पन्न करने वाले बिंब प्रयुक्त किए गए हैं। अगली पंक्तियां देखिए, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ ही वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। प्यारे बच्चों, कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि
बच्चे अपनी धुन में पतंग उड़ाते उड़ाते जब कभी छतों के किनारों या मुंडेरों तक आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके उल्लासित एवं रोमांचित शरीर का संगीत उन्हें गिरने से बचाता है। कवि ऊंची उड़ती पतंग की डोरी के सहारे की बात यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अत्यंत एकाग्र एवं तल्लीन भाव से बच्चे पतंग उड़ाने में लगे हुए हैं और उनकी पतंग के साथ साथ उनके मन की बाल कल्पनाएं भी ऊंची उड़ान भर रही हैं। प्यारे बच्चों, कवि ने इन पंक्तियों में बच्चों की कल्पनाशील मानसिकता को बिंबों के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश की है। बच्चे अपने रोमांचित शरीर के संगीत के कारण ही बचे रहते हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे दिल धड़काने वाली ऊंचाइयों पर उड़ती पतंगों ने मानो अपनी डोर के सहारे इन बच्चों को संभाले रखा है। काव्य सौंदर्य देखिए, इन पंक्तियों में भी कवि ने बच्चों की कल्पनाओं और उनकी बाल सुलभ इच्छाओं का वर्णन किया है। मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकारों का सुंदर प्रयोग है और बिंब योजना सार्थक एवं सटीक है। अगली पंक्तियां हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। प्यारे बच्चों, कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि अगर बच्चे अपनी पतंगों को उड़ाते कभी छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं और यदि वे बच जाते हैं तो उनमें और भी साहस और निडरता पैदा हो जाती है। इन खतरनाक किनारों से बचने के बाद वे और भी निडरता के साथ सुनहरे सूर्य के सामने आते हैं, अर्थात और भी बहादुरी से वो अपने कार्यों में मग्न हो जाते हैं। कोमल बच्चों की बाल चेष्टाओं, निडरता और साहस को देखकर पृथ्वी भी उनके बेचैन पांवों के पास और भी तेज गति से घूमने लगती है। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। इन पंक्तियों में बच्चों के साहस और निडरता का सजीव चित्रण कवि ने किया है। भाषा सरल, सहज और खड़ी बोली है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। उपमा, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकारों का भी बड़े सुंदर ढंग से कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है और इस पूरी कविता में कवि ने बड़े सहज भाव से ही अभिव्यक्ति करते हुए बच्चों की बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन यहाँ पर किया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।